अस्सलाम वालेकुम। अर्बन रिसोर्स सेंटर यूआरसी की तरफ से आप तमाम दोस्तों को साथियों को आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा ये प्रोग्राम नौजवानों का है, कैट प्रोग्राम 15 जिन्होंने हमारे से तकरीर मुकम्मल की है उनको हम सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज बातें करेंगे। हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुजाहिद कॉलोनी और शहर की दीगर जगहों का विजिट किया था, तो उन्होंने मुजाहिद कॉलोनी को जो समझा है, जिस तरह समझा है, वो आपके सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं। ये पूरा हमारे कैट 15 का ग्रुप है और शजीर और जुबेरिया इसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो शजीर आपसे शुरू कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा माय नेम इज़ शरीफ सिद्दीकी। मैं यूआरसी में कैट प्रोग्राम की तरफ से यूआरसी की तरफ से कैट प्रोग्राम की तरफ आया हूँ और हमारा आज का जो टॉपिक है वो फोर्स इनकर्वेशन ऑफ मुजाहिद कॉलोनी है। जो मुजाहिद कॉलोनी में होने वाले जो हालिया वाक़ियात और उसमें क्या क्या चीज़ें तब्दीली हुई, क्या क्या चीज़ें जो सोशल तौर पर और इकनॉमिक तौर पर जो भी हमारे पास चीज़ें थी वो थोड़ा डिसऑर्ट हुई। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं उसको। अच्छा, इसमें इंट्रोडक्शन हमारा ये है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मुजाहिद कॉलोनी है कहाँ पर, सबसे पहली बात, और किस जगह पे वो लोकेट करती है। सेकंड ये है कि कितने इसके अंदर टाउन है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे 18 कॉलोनीज़ है, टाउन्स और कॉलोनीज़ दोनों है, जिसमें आपके पास है अब्बास टाउन है, अफरीदी कॉलोनी है, आज़म बस्ती है, कैथोलिक कॉलोनी है एंड और मुजाहिद कॉलोनी है, जो कि लियाकताबाद का ही हिस्सा पड़ता है। अच्छा, कैथोलिक कॉलोनी से बता सकते हैं कि ये क्रिश्चियन टाइप कॉलोनी है और यहाँ पर क्रिश्चियनिटी के लोग कम्युनिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, इसकी जो लोकेशन है कराची के हिसाब से 24.92 नॉर्थ है और 67.37 ईस्ट पर है। अच्छा, इसमें बहुत सारे कम्युनिटीज़ आबाद है, इतनी ग्रुप्स आबाद, जिसमें से महाजिर है, पश्तून है, सराइकी है, पंजाबी और बहुत से भी है। उसके साथ साथ ये मुजाहिद कॉलोनी लियाकताबाद साइड, मतलब कि कराची सेंट्रल ईस्ट में ही आता है और उसके अंदर डिफरेंट यूसीस मौजूद हैं। ये आपके पास मैप्स दिख रहा है, ये थोड़ा सा ब्लर होगा। आप यहाँ पे देखिए एक बिल्कुल स्ट्रिप टाइप्स मौजूद है यहाँ पर इस साइड पर। ये बिल्कुल स्ट्रिप टाइप एक मौजूद है जो मुजाहिद कॉलोनी, इसके इस साइड पर अब्बासी शहीद है, कमर्शियल एरिया है, नाजिबाद नंबर 1 है, फिरदौस कॉलोनी है, रिजविया कॉलोनी है और इसके बाद शरीफाबाद, फिर बहादिया कॉलोनी, कासिमाबाद, डाक खाना, ये रीजन पड़ता है। हमारा जो मेन बात थी जो मुमताज़ सुपर मार्केट्स पे ही है, ये हम स्टार्ट करते हैं उसको। डिमोलिश है। अच्छा, यहाँ पर आपको इसे बताया गया है कि यहाँ पे सिंध हाई कोर्ट जो हम नाम बहुत सुने हैं, कराची में उसके लोकेशन है और जो भी सूबाई चीज़ें मौजूद होती है, सूबाई आपके पास कानून का या सूबाई कोई भी लॉस वगैरह मौजूद होती है या कोई भी पटिशन वगैरह हेयरिंग होती है और पहले सिंध हाई कोर्ट से जाती है, फिर बाद में सुप्रीम हाई कोर्ट पे जाती है। अच्छा, ये सिंध हाई कोर्ट पर हमारे पास है, यहाँ पर तो पहले हेयरिंग हुई जिसमें से बहुत सारे लोग मौजूद है, जैसे कि म्यूनसिपल सिक्योरिटी मौजूद थी, डीजी केडीए मौजूद था, केएमसी एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर जो उस सेंट्रल का है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर हर जगह का मौजूद होता है, यहाँ पर सेंट्रल का मौजूद है, डायरेक्टर ऑफ द स्लम यानी डायरेक्टर ऑफ कच्ची आबादी यह भी मौजूद है और एंट्री इंक्रोचमेंट जो लोग थे, मतलब जिनकी एक ग्रुप बनी हुई थी, वो भी वहाँ मौजूद है, जो कि मुजाहिद कॉलोनी के रिहायशी है, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही वहीं से हुआ था, अचानक से डेमोलिश हुआ था। तो जाहिर सी बात है जो उनके पास मकानात वगैरह मौजूद थे, उसकी पेपर्स थे, डॉक्यूमेंट्स थे, जो कि 75 साल से वहाँ रह रहे थे। तो उसी के अगेंस्ट ये काम हुआ और उसी को बेस पे जो है सिंध हाई कोर्ट में ये पटिशन दायर की गई। यहाँ पटिशन यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इसके अंदर तमाम जो एंटी इंक्रोचमेंट जो एक टास्क फोर्स बनी थी वो भी मौजूद थी और डिफरेंट ग्रुप्स भी मौजूद, जैसे कि डीजी वगैरह भी मौजूद थी। उन्होंने वो पटिशन दायर की थी कि भाई हमारे पास 75 साल के या उससे भी ज़्यादा हमारे पास लीगल हाउस मौजूद है, यानी ये हमारे इलाका लीगल है, हाउस लीगल है, लेकिन हमें क्यों तोड़ा जा रहा है इस हाउस को। अच्छा, इसमें यही बताया गया है कि वहाँ के जो रिहायशी है, रेसिडेंशियल है मुजाहिद कॉलोनी के, उनके पास मुख्तलिफ कागजात थे, यानी डिफरेंट कागजात थे जो इनके ये साबित करते हैं कि ये जहाँ पर वो रह रहे थे वो लीगल था। जाहिर सी बात है 75 साल जो बंदा रह रहा है, अब वहाँ पर आके कोई बंदा घर तोड़ दे अचानक से, तो फिर ये तो सही बात नहीं हो जाती है। तो फिर इसमें क्या हुआ कि इसी के बेस पर वहाँ के मुजाहिद कॉलोनी के रेसिडेंशियल लोगों ने वो सिंध हाई कोर्ट में पटिशन दायर की। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि उन्होंने ये भी कहा है कि ये ऑपरेशन डायरेक्ट तौर पर है, हमें इसकी हेयरिंग नहीं हुई थी। अच्छा, ऑफिशियल तौर पे बताया ये भी जाता है कि मुजाहिद कॉलोनी जो हमारे पास जो इसमें मौजूद है और जो मैंने मैप दिखाया था, एक पूरा एक रोड मैप है।
अब उसमें क्या किया है कि वहाँ पर जो रोड है वो 150 फीट का जो एक वाइड एरिया है उसको बनाने का था। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर BRT बस जाहिर सी बात है चलती है और वहाँ से एक पूरा रोड जाता ज़ियाउद्दीन अस्पताल की तरफ जो कि कनेक्ट करता था। अभी इसलिए भी हो सकता है, जाहिर सी बात है कि ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में बहुत सारे मरीज़ आते हैं, उनको तो परेशानी हो रही होती है। अभी हम लोगों ने विज़िट भी देखा कि ज़ियाउद्दीन के स्टार्टिंग से ही बहुत सारी बाइक्स, कार वगैरह खड़ी होती है। जो रोड जाहिर सी बात है चौड़ा था वो पार्किंग वजह से नैरो हो जाता है, ये भी चीज़ ही है। तो यहाँ से जो स्टार्ट हुआ आपके नाज़िमाबाद 7 से, यानी ज़ियाउद्दीन से लेकर फिर पूरा होते हुए वो नाज़िमाबाद 7 नंबर तक गया। तो ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर का वो पूरा वाइड रोड और वो रोड बनता है और ये तकरीबन 150 फीट रोड को वाइड करने के लिए, चौड़ा करने के लिए किया गया था। KDA के डायरेक्टर जनरल सैयद मोहम्मद अली शाह ने जो है उस जगह का विज़िट किया और वो कह रहे थे कि हम मुसलसल उसकी जो मतलब कि तजावुज़ात हम बोलते हैं उनकी नज़र में, हमारे लिए तो खैर वो तजावुज़ात नहीं है, उदासीन नहीं है। जाहिर सी बात है वो जब उस इलाके में 75 साल से रह रहे हैं, कोई बंदा घर आके से तोड़ दे तो फिर जाहिर सी बात है वो उनकी चीज़ें अच्छी वो नहीं हो पाती, उनके लिए क़यामत से भी कम नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब घर वगैरह बनते हैं उसके लिए 20 साल या 25 साल की पूरी एक प्लानिंग होती है, बहुत सारी कुर्बानियाँ होती है, लोन्स लेते हैं, फिर BCs वगैरह ही चलती है, उसी के होते हुए फिर जाके कोई एक घर बनता है। जाहिर सी बात 80 गज़ का बनता होगा, 1 कमरे का बनता होगा या 2 कमरे का बनता होगा, 1 मंजिल का बनता होगा मुश्किल से। तो KDA जनरल डायरेक्टर सैयद मोहम्मद अली शाह का कहना है कि हम अभी भी तजावुज़ात जो उनकी नज़र में है उसको हम लोग अभी भी रिमूव कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जाहिर सी बात जब चीज़ें टूट रही है तो उसके मलबे, जैसे हम डेब्रिस कहते हैं, मलबा होता है, वो तो पूरे रोड पे फैला होता है, वो तो रोड और ब्लॉक कर रहा है। तो ये भी कहा गया है कि बहुत मिलियन टन ऑफ दी जो मलबा जो होता है, डेब्रिस होती है, वो कहीं पर रखी जा रही है, फेंकी जा रही है। ट्रक्स पे ट्रक्स आती है, हैवी ट्रक्स आती है, उसको जाहिर सी बात है लोड करते हैं और लोड करने के बाद कहीं दूसरी जगह जाकर उसको फेंक देते हैं। अच्छा, इसी दौरान मतलब इसी ऑपरेशन के दौरान काफ़ी एक्सीडेंट्स होने मिले, देखें यहाँ पर, जिसमें से 2 बच्चे उसमें जान से चले गए और एक फ़ीमेल का मिसकैरेज हुआ। अभी हाल ही में यही बताया गया है कि एक्सकेवेटर के से जो है एक शख्स की मौत हुई है और वो जाहिर सी बात है वो जो आज अखबार में भी आई है और अब्बासी शहीद में उन्होंने अब्बासी शहीद अस्पताल में जाके उसने दम तोड़ा है। ठीक, और यहाँ पे से भी ये कहा गया कि सबसे बुरी चीज़ ये हुई कि वहाँ के ऑफिसर्स ने, पुलिस ऑफिसर्स ने जो है ख़वातीन पर तशद्दुद किया, उस पर लाठियाँ वगैरह चार्ज की और सेकंड ये है कि गैस सेलिंग भी की ताकि वहाँ के जो आवाम को मुंतशर कर दिया जाए। और अभी नाउ अ डे वहाँ पे लोग रह रहे हैं, कुछ ख़ानदान वहीं पर इंतज़ार कर रहा है कि कुछ आए, कोई अच्छी चीज़ है, बात हो। और उसमें जो ख़वातीन है वो डिफरेंट जाकर अपने मतलब जाहिर सी बात में ख़ानदान वगैरह में जाके रहने चली जाती हैं। कुछ गुज्जर नाले में, सुनने में आया कुछ गुज्जर नाले में भी हैं और जो मेल हजरात हैं वो अभी भी वहीं पर सड़कों में ही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमीलिया खान है और मैं URCC कैट प्रोग्राम की कैट 15 बैच की स्टूडेंट हूँ। और ये प्रेजेंटेशन पेश करने का जो बेसिक मकसद था वो ये कि हमें हमारी टीचर्स ने, मैम सीमा लियाकत ने, सर तौहीद ने, सर मुस्तफ़ा ने हमें विजिट करवाया था मुजाहिद कॉलोनी। और इस प्रोग्राम का जो बेसिक मकसद है हमें स्टडी करने का वो यही है कि हम आर्किटेक्चर और आर्किटेक्ट्स को स्टडी करें कि बिल्डिंग्स किस तरह बनाई जाती हैं, कहाँ बनाई जाती हैं, आया वो प्लानिंग से बनाई जाती हैं या बगैर किसी सर्वे के जो है वो बन जाती हैं। तो हमारा विजिट था मुजाहिद कॉलोनी का, जिसमें हमने थोड़ा स्टडी किया और उसको एक सर्वे रिपोर्ट टाइप हमने बनाई, प्रेजेंट किया। तो यहाँ पे जो मेरा फेलो ये बात करके गया है कि एंटी क्रोचमेंट के जो इदारे थे उनका बेसिक मकसद यही था इस सोसाइटी को, इस कॉलोनी को तबाह करने का कि 250 वहाँ पे घर थे और कोई भी घर वहाँ पे जो है वो सिंगल स्टोरी नहीं था। वहाँ पे तमाम तर जो घर बने हुए थे और तमाम तर जो भी बिल्डिंग्स थी वो डबल स्टोरी और ट्रिपल स्टोरी थी। और इस बात से आप फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने अरसे पहले से जो है वो बनी हुई होगी, यानी साल, क्योंकि एक कमरा बनाने में भी तकरीबन 2 से 3 माह का अरसा गुजर जाता है। तो जब हम डबल स्टोरी और ट्रिपल स्टोरी मकानात को देखते हैं तो इसका तो यही हमें नजर आता है कि वो सालों साल की उनकी मेहनत थी। और वो सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत क्यों तबाह की गई, क्योंकि ज़ियाउद्दीन अस्पताल के जो ऑनर हैं सर आसिम, उनको जो है वो अपनी रोड को चौड़ा करना था कि 150 फीट रोड चौड़ी हो जाए
और वो वहाँ पर जो है वो अपने अस्पताल को मजीद वाइड कर सके। तो इसके बाद हमारे पास जो इम्पैक्ट देखने में आते हैं वो इम्पैक्ट यही आते हैं कि वहाँ पे जो लोग मुतासिर हुए, मैं इसको तजावुज़ात बिल्कुल नहीं कहूँगी कि तजावुज़ात वो लोग कहते हैं जो कि इल्लीगल काम कर रहे हैं, तजावुज़ात नहीं थे, ये लोग मुतासिरीन हैं, इनके घर तबाह किए गए और इसकी वजह से जो इम्पैक्ट देखने में आया वो डिजीजेस आना शुरू हो गई, बीमारियां आना शुरू हो गई। जब हम वहाँ गए हमने काफ़ी लोगों से बात की और वहाँ पे एक 75 साल के एल्डर वुमेन मैन थे जिनसे हमने बात की, वो रोने लगे और वो ये बात कहने लगे कि मैं 75 साल से यहाँ पे रहता था और अब यहाँ पर आके हमारे बुजुर्गों पे, हमारी औरतों पर जो है वो जुल्म किया गया, बच्चों पर जुल्म किया गया और उनको जो है वो मारा पीटा गया, तशद्दुद किया गया। तो आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा जुल्म की इंतहा है कि बेटियों पर, कौम की बेटियों पर और कौम की औरतों पर जो है वो जुल्म किया जा रहा है। तो इन सब के बाद जो हमारे पास इम्पैक्ट और जो असरात देखने में आते हैं वो यही असरात आए कि वहाँ पे बीमारियों ने जन्म लेना शुरू कर दिया और इसके बाद पॉल्यूशन होना शुरू हो गई, फिजाई आलूदगी, मौसमी आलूदगी और इसके बाद वहाँ पे गुर्बत ने जन्म लेना शुरू कर दिया। अब आप कहेंगे गुर्बत किस तरह, तो गुर्बत जाहिर सी बात है, आप किसी के मकानात तबाह करेंगे, वो ऑलरेडी गरीब हो गया, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो अपना ठिया भी लगाते थे, उनके ठिये तबाह हो गए, तो इस तरह से जुराइम की जड़ पकड़ने लगे, गुर्बत आम होने लगी और इसके बाद एजुकेशन क्राइसिस भी आम होने लगे। और एजुकेशन क्राइसिस किस तरह से कि वहाँ पे हमने जब सर्वे किया तो 3000 से ज़्यादा वहाँ पे बच्चों की तालीम जो है वो मुतासिर हुई और ये तालीम का जो लॉस होता है वो हमारी कौम का सवाल शुरू हो जाता है। तो ये सारे जो इम्पैक्ट जो यहाँ पे हमने मेंशन किए ये वहाँ पे देखने में आए। इसके बाद रीजन ऑफ कॉलोनीज यानी छोटी छोटी झुग्गियाँ और छोटी छोटी जो हमारे पास आप लोग जिसको कहते हैं कि जगह जगह पे लोग अपने जो है वो ठिये लगा के वहाँ जम जाते हैं, जिस तरह पे 5 स्टार के नीचे पुल पे देखने में आता है, वाटर पंप के नीचे देखने में आता है, वो क्यों देखने में आता है? वो ये कोई पैदाइशी वहाँ पे नहीं रह रहे थे, इनकी आबादियों को तबाह किया गया, बगैर किसी सर्वे के, बगैर किसी प्लानिंग के इनके घरों को तोड़ा गया। अगर आप सर्वे कर लो तो वहाँ पे ये बिल्डिंग्स बने ही ना, वहाँ पे तजावुज़ात जो ये लोग कह रहे हैं जिसको तजावुज़ात का वर्ड यूज कर रहे हैं वो बने ही ना। अगर आप सर्वे कर लो वहाँ पे ये इलीगल नहीं था, ये लीगल था जो कि लोगों ने तोड़ा। उसके बाद ये कुछ डिमोलिश साइट जो कि हम खुद गए थे, हमने सर्वे किया था हमारे टीचर्स के साथ, तो हमने वहाँ देखा जिसमें आप थर्ड पिक्चर देख सकते हैं जो कि अभी पूरी तरह बनी भी नहीं थी और इसको तोड़ दिया गया। इसके बाद बस लास्ट में मैं अपने तमाम टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, मैम सीमा का, सर तौहीद का, सर मुस्तफ़ा, सर आफ्ताब का, कि उन्होंने हमें इतना बेहतरीन कोर्स मैसर किया, हमें प्रोवाइड किया, हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड की, हमें आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिला और ये एक यादगार पिक्चर हमारे टीचर्स के साथ लास्ट डे की। थैंक यू सो मच। टाइम भी चूँकि बहुत ज़्यादा हो चुका है, बच्चों ने प्रेजेंटेशन भी दी थी। बच्चों को प्रेजेंट कराने का मकसद ये था कि शहर में जो होने वाली तब्दीलियाँ हैं वो कैट प्रोग्राम का हिस्सा है, कि बच्चों को बताया जाए कि शहर में किस तरह से तब्दीलियाँ हो रही हैं, बगैर किसी मनसूबा बंदी के ज़मीन का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है, उसके कितने शदीद असरात पाए जा रहे हैं। सर आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि हम मज़ीद टाइम ज़ाया करें, चाहेंगे कि हम सर से गुफ्तगू सुनाएं। सर आरिफ। मैं तो कोई गुफ्तगू नहीं करूँगा, वो मैंने इनसे पहले ही कह दिया था। मैं तो आपसे सवाल पूछूंगा, आप मुझे बताइएगा। आप नहीं बताइए, ये बताएंगे ना। सर मैं आपकी हाँ में हाँ मिला दूँ। अच्छा चलो, शुक्रिया बहुत बहुत कि तुम हाँ में हाँ मिला दो। अच्छा बच्चों ये बताओ तुम कि ये जो सड़क बना रहे हैं, इसे चौड़ा कर रहे हैं, इससे फ़ायदा क्या है? कोई तो मकसद होगा ना, क्या फ़ायदा है, क्या वजह है कि इस सड़क को चौड़ा किया? आपको बता चुके हैं? नहीं बताया। माफिया को फायदा पहुँचता है किस तरह? उन्होंने अपने हॉस्पिटल को वाइड करने के लिए उस आबादी को जोड़ा, रोड का बहाना बनाया, तो उनको फायदा पहुंचा कि उनकी पार्किंग भी हो जाएगी साइड पे रोड पे और उनकी स्पेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, फायदा भी उनको होगा, गरीबों को तो नुकसान। ये आपको कैसे पता कि फ़ायदा होगा, ये पार्किंग वहाँ होगी, कैसे मालूम है? किया तो उससे हमें पता चला। नहीं, कोई वजह होगी ना जिसकी बुनियाद पे आप ये बात कह रहे हैं। ज़रा बात को आगे बढ़ाएं।
कैसे पता आपको? वो जाके पूछा था डॉक्टर आसिम से? डॉक्टर आसिम से जाके पूछा था या केडीए वालों से पूछा था? किससे पूछा था? कैसे पता लगा ये? कोई नहीं जवाब देगा इसका। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? जवेरिया। हाँ जवेरिया, तुमने इम्पैक्ट का बताया था, तो इम्पैक्ट तो 3 किस्म के होंगे ना यहाँ। एक इम्पैक्ट जो होगा वो तो लोगों के मकानों की तबाही है, गिराए गए। दूसरा इम्पैक्ट जो होगा वो सड़क चौड़ी होगी, इलाका खुलेगा। हम कह रहे हैं फ़िलहाल कि वो डॉक्टर आसिम के जो अस्पताल है उसको फ़ायदा होगा। तीसरा जो इम्पैक्ट हो सकता है वो शहर की बेहतरी हो सकती है। यही है ना इम्पैक्ट। और क्या इम्पैक्ट हो सकता है? और भी कोई इम्पैक्ट हो सकता है। एक दरख्त लगाने के लिए जगह मिल जाती है जो नहीं है और नहीं थी। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो किसी चीज़ के हक़ में बात की जाए उसका जवाब भी तो होना चाहिए। जी फ्यूचर की कोई प्लानिंग करिए ना, इसका अभी देखो, यहाँ तुम्हारे से सवाल पूछता हूँ, इसका कोई मंसूबा बनाया है हुकूमत ने? सर रेड लाइन का कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो ये जैसे ग्रीन लाइन वगैरह बनी है, इस तरीके की कोई प्रोजेक्ट वहाँ पे लाना है। रेड लाइन तो वहाँ नहीं जाएगी। कुछ प्लानिंग है जिसके हवाले से तुम्हें कैसे पता? सर अपोजिट रोड पे रेड लाइन अभी चलती है। वाले रोड जी वाले रोड पे हमने सर्वे किया था तो वहाँ पे भी ऑरेंज लाइन का प्रोजेक्ट बनाना है। ऑरेंज लाइन नहीं, वो रेड लाइन है। पहले तो तुम जो सही समझो कि क्या कहाँ बन रहा है। और रेड लाइन है वो, ऑरेंज लाइन है आइडिया नहीं है तो होना चाहिए ना। तुम एक चीज़ से बात कर रहे हो तो कुछ तो आइडिया होना चाहिए। ऑरेंज लाइन तो उरंगी को लिंक करती है इससे, ग्रीन लाइन से, वो अलग चीज़ है। अच्छा, तो एक तो ये तुम्हारा जो केस है जो तुमने प्रेजेंट किया है बहुत अच्छा है, आवाम की नज़र से बहुत बेहतरीन तरह से तुमने सामने रखा है। मगर उनका केस तुमने नहीं देखा जो इन्होंने डॉक्टर आसिम का है या केडीए का है, उसको नज़रअंदाज कर दिया तुमने। तो एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए। अगर मुकदमा बनाना है जो तुमने बनाया है तो कोई मुकम्मल मुकदमा बनाओ, बनाना बनाओ, फिर पत्थर उठाओ और मारना शुरू करो पुलिस को और हुकूमत के एहलकारों को। देखो ना, ये मुकम्मल होनी चाहिए। क्यों भाई जवेरिया? नहीं जी सर मत कहो। अगर तुम एग्री नहीं करती तो कहो मैं एग्री नहीं करती। आप बकवास कर रहे हैं सर, कहो और तुम जो बताओ। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें समझ आया कि दिमाग हमारा इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि वो डॉक्टर आसिम जो है वो इस चीज़ को डिस्ट्रॉय करे, स्पॉइल करे ना, तो वो जो उनका मंसूबा होगा फ्यूचर का वो यही है कि वहाँ पे अस्पताल को अपने वाइड करना चाहते। तो तुम्हें ये कहना पता नहीं, ये हमारा जहन। तो तुम्हें ये कहना चाहिए इसमें कि हमारा ख्याल है जी सर कि ऐसा है, ये नहीं कि ऐसा है, तुम्हारा ख्याल है। हमारा ख्याल। यानी जो असबाब नज़र आते हैं आपको वो ये हैं, ये नहीं कि ये है। बात समझ आई बच्चों? तुम्हारे नहीं आई? फ्यूचर की प्लानिंग तो हम लोगों को नहीं पता। नहीं पता ना? तो अच्छा, अब दूसरा सवाल उठता है कि ये जो लोग यहाँ रहते थे, इस मुल्क के क़वानीन के हवाले से, मुल्क भी तो कानून है ना, या तो तुम कह दो कानून बकवास है, मैं भी तस्लीम कर लूँगा उसे, मगर मुल्क के जो क़वानीन हैं उसके तहत जिस चीज़ की लीज़ नहीं हुई उसको आप गिरा सकते हैं। ये तो कानून की खामी है या क्या है? ये लीज़ हुए हुए थे, ये जो मकान थे जो गिराए गए थे ये लीज़ थे।
नहीं तलीज नहीं। ये लीजेस इशू हुई थी, मगर उन लीजेस का कोई रिकॉर्ड नहीं है। और जब रिकॉर्ड नहीं होगा लीज का, तो अदालत कहेगी जाओ भाग जाओ, तुम पता नहीं झूठी लीज बना के लाए हो। तो ये कसूर किसका है? ये कसूर उनका है जिन्होंने इन्हें लीज दी और उसका रिकॉर्ड नहीं किया। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमज़ोरी है। ये तुम्हारी जो हुकूमत है उसके अहलकारों की बेईमानी है, उनकी ज़्यादती है, उनकी लापरवाही है, जो मर्ज़ी तुम कह लो, लापरवाही है या ज़्यादती है या बेईमानी है। तो यहाँ आ जाता है तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी का रोल। ठीक है, अब रहा कानून। ये ज़रूरी नहीं है कि कानून जो है वो इंसाफ दे। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो इंसाफ नहीं देते। अभी तुम पढ़ते होगे, सुनते होगे, फ़लस्तीनियों के घर उड़ा देता है इजराइल। वो ये कानूनन करता है या गैर कानूनी करता है? वो कानूनन करता है। वो अपने मुल्क के कानून के तहत करता है, चुनाचे वो कानून के मुताबिक है, मगर वो इंसाफ नहीं है। इसी तरह से हमेशा याद रखो कि कानून और इंसाफ ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हमेशा जब तुम किसी कानून को देखो तो ये ज़रूर देखो कि उसके नतीजे में इंसाफ है, होता है या नहीं होता। तो आपके जो ये कवानीन हैं जिस पे आपकी अदालतें अमल करती हैं वो इंसाफ नहीं देती। तो ये इस तरह से देखना इसको बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये हो गया। अब जब कोई मंसूबा बनता है किसी इलाके में, जैसे यहाँ बना मंसूबा, ये लोगों को बताया गया मंसूबा क्या था? तुम्हें कैसे पता? नहीं बताया गया तो फिर नॉलेज में नहीं आया, मगर नोटिस तो दिया था उन्होंने, नोटिस मौजूद। वजह भी बताई है नोटिस में, ऐसा नहीं है कि नहीं बताई। तो कमज़ोरी कहाँ है? इसकी दोनों की, एडमिनिस्ट्रेटिव और एडमिनिस्ट्रेशन और आवाम, एडमिनिस्ट्रेशन और आवाम दोनों की कमजोरी है। आवाम की कमज़ोरी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की कमज़ोरी है। आवाम की कमज़ोरी इस बात से नहीं है कि आवाम को कानून नहीं पता, नहीं मालूम। और क्यों नहीं पता, क्यों नहीं मालूम? क्योंकि कोई ज़रिया नहीं है जिससे उन्हें पता लग सके कानून। तो ये एक और कमज़ोरी है कि हुकूमत की मनसूबाबंदी और आवाम की ज़रूरियात के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं होती एक दूसरे से। अब मैं आपको बताऊं, हम ले लेते हैं एक मुल्क, कोई भी मुल्क ले लो यूरोप में, हम बेल्जियम ले लेते हैं, छोटा सा मुल्क है। नहीं, छोटा मुल्क नहीं लेते, बड़ा मुल्क लेते हैं। फ्रांस ले लेते हैं, बड़ा मुल्क है। वहाँ जब किसी इलाके के बारे में कोई मंसूबा बनता है या ज़मीन के इस्तेमाल के हवाले से कोई मंसूबा बनता है, तो पहले वो वहाँ के टाउन हॉल में उसकी एग्ज़िबिशन होती है। ये है मंसूबा, और जो लोग रहते हैं उस इलाके में उनको बताया जाता है। पहले तो FM रेडियो से बताया जाता था, अब शायद कोई और ज़राया हो गया होगा ये इंटरनेट के बाद। उनको बताया जाता है कि जनाब ये आपका मंसूबा लगा हुआ है जो हम आपके इलाके में करने जा रहे हैं, आप ज़रा जाके देखें और अपने कमेंट्स दें। एक कमेंट की किताब रख दी जाती है।
उन कमेंट्स को एक जूरी देखता है। जूरी समझते हैं? कौन नहीं समझता जूरी? सब समझते हैं, तुम नहीं समझते। जो जूरी समझते हैं वो उनको बताए जो नहीं समझते। बताओ, उनको बताओ जूरी क्या होता है, बोलो। अरे खड़े होके बोलो यार। इसका मतलब ये यहाँ किसी को भी नहीं पता कि जूरी क्या होता है। सर जो सीनियर्स होते हैं वहाँ के जो चीज़ को टॉप प्लेयर करते हैं, उनके जजेस होते हैं, वो उनको बताते गाइड करते हैं। जूरी जो होता है वो जो तालीम याफ्ता होते हैं उस मजमून में, प्लानिंग के मजमून में, और जो सियासतदान होते हैं वो मिलके एक कमेटी बनाते हैं और वो कमेटी उन कमेंट्स को देखती है और उसकी बुनियाद पे कुछ फैसले करती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक, तो इस तरह से लोगों की शमूलियत उस प्लानिंग में आ जाती है, उनके एतराज़ात आ जाते हैं, उनका सपोर्ट आ जाता है, उनका गुस्सा आ जाता है और उसकी बुनियाद पे उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के एक फ़ैसला किया जाता है। तो ये जूरी बनाई जाती है, जूरी फैसला कर देती है, उसके बाद प्लानिंग का शुरू हो जाता है। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतना आसान नहीं होता। बनना शुरू हो गया प्रोजेक्ट। एक उसूल है कि जो प्रोजेक्ट का पहला अफसर है, जो प्रोजेक्ट शुरू करता है, वो ही आखिर तक रहे, उसमें तब्दीली ना आए। मसलन ये मेरे दोस्त बैठे हैं जुल्फ़िकार ब्लास्फेमी, ये अगर बन गए तो इनका पहले नाम आएगा प्रोजेक्ट की लेटर हेड पे और फिर हर एक दस्तावेज जो भी होगा इनका नाम होगा और दस्तखत होंगे और जब आखिर में ऑडिट होगा उस वक्त भी ये मौजूद होंगे। चुनांचे कोई भी चोरी बेईमानी होगा हम इन्हें पकड़ेंगे। ये एक बहुत अहम चीज़ है। हमने ये शुरू किया था यहाँ कराची में काफ़ी मेहनत के साथ। जब ये तीसरा मास्टर प्लान बना था कराची का, हमने ये शुरू किया था, मगर वो मुश्किल से 2 साल रहा, उसके बाद वो ख़त्म हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी करप्शन को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा अमल है ये, अगर आप ये कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें होती अगर आपकी, तो बहुत मुमकिन है आपका ये प्रोजेक्ट ना बनता। बहुत मुमकिन है कि इसका कोई मुताबादिल आपके सामने लेके आते। अच्छा, ये तो मैंने आपको चंद चीज़ें बताई, मगर आपके यहाँ इस किस्म की कोई भी तंजीम नहीं है जो इन चीज़ों को सब लोगों को इकट्ठा करके एक 1 पॉइंट एजेंडा, मैं तो कहता हूँ अगर 1 पॉइंट एजेंडा भी हो कि इसको जुल्फ़िकार को बना दें मास्टर प्लान का हेड और ये शुरू से लेकर आखिर तक इसी के हाथ में रहे, यही बहुत बड़ी बात है। इससे बहुत सारी रुकावटें पैदा हुई। बात समझ में आ रही है आपके? अगर नहीं आ रही तो खुदा के वास्ते कहो नहीं समझ में आ रही, नहीं आ रही तो कहो कि आप जो बातें कर रहे हैं हम उससे इत्तेफाक नहीं करते। बोलो, चुप मत रहो। गर्ल्स आप भी गर्ल्स को तो ज़्यादा बोलना चाहिए। ये दुनिया आवाज़ नहीं समझ आ रही है सर, ये पूछ रहे हैं, आवाज़ का नहीं पूछ रहे इन्हें आवाज़ भी समझ आ रही है, वो ये पूछ रहे हैं। इनकी और दिलचस्पी बन रही है। इनकी आवाज़ तो बढ़ती जा रही है ना, ख़वातीन की। मर्द बेचारे तो गायब हो गए। बेचारे, हाँ, और क्या। तो अब बोलो, समझ आई बात? अच्छा, अब एक इन्हें एक्सरसाइज देना, इनसे सबसे कहना है 1 पेज लिख के लाए। अभी तक जो गुफ्तगू 1 पेज, ठीक है। चलो ये पेज भी छोड़ो, 300 अल्फाज लिख के ले आओ। 300 अल्फाज, 300 से 400 अल्फाज, ठीक है। अच्छा,
तुम अभी सर्टिफिकेट लेके चले जाओगे, कहाँ लाओगे तुम? मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। तो अच्छा, अब एक बात तो ये हो गई कि ये जो तरीक़ाकार है जिसके नतीजे में ये मसाइल पैदा हुए हैं, कुछ तुम्हारे सामने रखा गया। अब एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक। आजकल इनका बड़ा तस्करा है क्योंकि इनसे भीख मांगे बगैर हमने सुना है हम रह नहीं सकते, जो कि गलत है, मगर बहरहाल ये हमारी अय्याशी का नतीजा है और कुछ नहीं है। खैर, इसको छोड़ें, मगर वर्ल्ड बैंक क्या है, क्या चीज़ है? आप इस शहर के लिए काम करेंगे अगर मुस्तक़बिल में, शायद ना करें, शायद करें, शायद आपको मौका मिले कुछ लोगों से बातचीत करने का और आपको पूछे कि ये वर्ल्ड बैंक क्या होता है। इसका मैं आपको एक किस्सा बताऊं। एक हमारे मिनिस्टर होते थे पीपल्स पार्टी के दौर में, पहले दूसरे दौर में वो मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग थे। हमें हुकूमत के वक्त ने कहा कि हाउसिंग पॉलिसी बनाओ। हम थे, तस्लीम सिद्दीकी साहब थे, शाहजहान करीम साहब थे, एक बहुत मशहूर प्लानर थे अब्दुल रहमान साहब, वो थे। तो जब पॉलिसी बन गई तो अब्दुल रहमान साहब और मैं इन मिनिस्टर साहब के पास गए पॉलिसी लेके कि उनकी अप्रूवल, कैबिनेट में प्रेजेंटेशन से पहले उनकी अप्रूवल ले लिया। तो उनके कमरे में दो साहब बैठे थे, बड़ी बड़ी मूछें सफ़ेद थी मगर काली रंगी में थी, और कल्फ लगा हुआ पजामा और कुर्ता और भारी काले रंग की जूतियाँ, और मेरा ख्याल है कि एक ने विग पहना हुआ था। तो बहरहाल ये वहाँ बैठे थे, तो हमने वो पॉलिसी के बारे में बात की, वर्ल्ड बैंक का किस्सा आया। तो एक ने दूसरे से कहा, एक ने इनसे कहा मिनिस्टर साहब से, उपा जी ए वर्ल्ड बैंक केड़ी शे है? मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि पुत्र ए तो मैनू भी नहीं खबर, मगर जो भी है बड़ी पैड़ी शे है। अच्छा, अब घड़ी घड़ी वर्ल्ड बैंक का जिक्र है तो इस पैड़ी शे को समझ भी लो कि ये क्या चीज़ है, ये करती क्या है, आपका और इसका रिश्ता क्या है आपस में। तुम भाई बादशाह, तुम कहाँ के रहने वाले हो? कलाम के हो? कलाम की मस्जिद बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। कदीम मस्जिद थी, हाँ, मगर बर्बाद तो कर दी ना। अच्छी होती थी, उसे रेनोवेट कर करके बर्बाद कर दिया। तो कहाँ था मैं, भूल गया। हाँ, वर्ल्ड बैंक केड़ी है? ये कर्ज़े देने वाले इदारे हैं जो मुख्तलिफ इदारों को, मुख्तलिफ हुकूमतों को कर्ज़े देते हैं, और इनका तरीक़ाकार ये होता है कि हर ऐसे मुल्क में जहाँ मजबूर हो मुल्क, ये अपना दफ्तर खोलते हैं और उस मुल्क के बारे में ये मालूमात करते, तहक़ीक़ करते हैं, वहाँ के अफसरान से दोस्ती करते हैं, और फिर जब इन्हें नज़र आता है कि हुकूमत को दिलचस्पी है किसी चीज़ में, जैसे सख्त ज़रूरत है ट्रांसपोर्ट, तो फिर वो हुकूमत वक्त से कहते हैं कि हम आपकी ट्रांसपोर्ट प्लानिंग कर देंगे, तो उसके लिए पैसे भी दे देंगे। हुकूमत वक्त जो है वो कंगाल होती है, तो ये बहुत बड़ा कोई मंसूबा लाते हैं, इतना बड़ा मंसूबा कि हम उसे बना के चला भी नहीं सकते बाद में, और उसके लिए पैसे देते हैं, वो मंसूबा बन जाता है और उससे हमें कोई ख़ास फ़ायदा होता नहीं क्योंकि वो इतना महंगा होता है। एक ज़माना था कि जो मंसूबा बनता था वो हुकूमत बनाती थी और उसके लिए इनसे पैसा लेती थी। मजबूरी बढ़ती रही
सरमायादाराना निज़ाम जो है वो ज़्यादा मुस्तहकम होता रहा, तो नतीजा ये हुआ कि मंसूबा भी यही बनाते हैं, उसके पैसे भी यही देते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन भी यही करते हैं। तो वो मंसूबा जो 100 रुपये में बनता था, अब वो 300 साढ़े 300 रुपये में बनता है, और इससे भी ज़्यादा, बाज़ दफ़े इससे भी कहीं ज़्यादा। और फिर तौहीद साहब जैसे जो इदारे हैं ना जिसमें ये काम करते हैं, वो इनके पीछे भागते रहते हैं, इन पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि आपने ये किया, आपने ये किया। वो कहते हैं हाँ ठीक है किया, आप कीजिए, आप क्या कर सकते हैं, करके दिखाइए। तो इस तरह से हम आहिस्ते आहिस्ते हमारी जो डेवलपमेंट थी, जो हम खुद करते थे और ख़ुद फाइनेंस करते थे, अब वो इन इदारों के हाथ में चली गई है। अब आपकी ऑरेंज लाइन है, इसका जो पैसा है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है, ये आपको लौटाना होगा। सूद बहुत कम है, सूद ज़्यादा नहीं है, मगर एक तरह से सूद बहुत है। क्यों? क्योंकि जब ये शुरू हुआ था तो डॉलर की कीमत 120 रुपये थी, और अब डॉलर की कीमत जो है वो 230-240 तक चली गई है। और आप ये डॉलर में लौटाएंगे या आप रुपयों में नहीं लौटाने। बात समझ में आई? जिसकी समझ में नहीं आई प्लीज़ कहिए समझ में नहीं आई। जिसको ख्वाहिश नहीं है समझने की वो भी बता दें। सर वर्ल्ड बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है? तुम्हारे से, तुम्हारे से आता है, ऐसे गरीब मुल्कों से आता है। ये जो सूदखोर होता है जिससे लोग बेशुमार लोग तुम्हारे मुल्क में कर्जा लेते हैं, इसका पैसा कहाँ से आता है? उसी से आता है जो कर्जा लेता है, वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। ये जो जिसे बनिया कहा करते थे किसी ज़माने में, चलिए जो भी है आप फैसला कर लें। ये सब ये सीमा, ये सब तुम्हारी तरकीबें हैं कि मैं बोलूँ ना। हाँ और क्या। अच्छा, अब ये तो हो गया मेरी तरफ से कुछ बातें, और भी हैं बातें थोड़ी सी, वो मैं बाद में करूँगा। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर कोई सवाल है मेरे से तो आप मेरे से वो सवाल कर लीजिए। अपने शहर के बारे में है, अपने मुल्क के बारे में है, अगर मैं जवाब दे सकूं तो मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप अपने बारे में बात करना चाहते हैं किसी मसले की, आप वो भी कर लें। बिस्मिल्लाह। कोई स्टूडेंट भी जो भी सवाल करना चाहे, कोई भी। ये तो एक अलग ही से लेक्चर हो जाएगा, लंबा प्रोसेस है। देखें, ये दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप तबाह और बर्बाद हो चुका था। बेशुमार लोग बेघर थे, शहर बर्बाद थे, तो उनको सहारा देने के लिए ये बैंक कायम किया गया था। तो इसकी जो इब्तिदा है वो लूट मार की नहीं थी, इसकी इब्तिदा थी कि ये जो मुल्क जंग में तबाह हुए थे, इनको किसी तरह से वापस मुस्तहकम बनाया जाए। मगर फिर उन्होंने देखा कि इसमें तो माशाल्लाह कमाई भी बहुत है, और हम इसको, तुम्हारा मुल्क है ना सिक्योरिटी। तुम मुझे एक बात, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये समझो कि तुमने मेरे से कर्जा लिया है और तुमने, हाँ जी है, मुआहिदा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। कहाँ जाओगे? लगा देंगे तुम्हारे पे पाबंदियाँ, ना खरीद सकोगे कुछ, ना बेच सकोगे कुछ। और कोई बात?
जवेरिया जी बेटा। ये जो ग्रीन लाइन, सर ये जो ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन या डिफरेंट तरह की जो बसें स्टार्ट हुई है, इनका मकसद अभी तक समझ नहीं आया। क्योंकि देखें जब ये स्टार्ट हुई तो इससे तो और शहर में तबाकारियाँ शुरू हो गई, हमें ट्रांसपोर्टेशन के जो इशूज़ थे वो रिजॉल्व नहीं हुए। हम जो आते हैं बाय रोड वो और हमारे लिए मसले मसाइल, यूनिवर्सिटी रोड पे हम 45 मिनट तक वहाँ पे स्टक रहते हैं, इससे कोई हमें फैसिलिटीज़ तो नहीं मिलती। बेटा तुम रहती कहाँ हो? सर मैं फेडरल भी लकीगंज में। और यूनिवर्सिटी, फेडरल यूनिवर्सिटी गुलशन। देखो जब ये मुकम्मल हो जाएंगी, अगर ये सही मायनों में मुकम्मल होती है तो लोग जो इनसे 1-1.5 किलोमीटर के फासले पे रहते हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा, मगर उसके बाहर जो लोग रहते हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, इसी बात से जब ये मंसूबे बनाए गए थे तो मैंने ज़ाती तौर पे और नुमान साहब ने भी इसको अपोज़ किया था। हमने कहा था कि इतने ही पैसे में, जितनी ये लाइनें बनाई जा रही हैं, इतने ही पैसे में हम 20,000 बसें ले सकते हैं अच्छी किस्म की, और वो सब जगह जा सकती हैं। और बसों का फ़ायदा ये भी है कि आप उसमें बसें जोड़ते रहें, इसमें तो आप कुछ नहीं जोड़ सकते, बन गया। तो इसमें बहुत बहस हुई थी, मगर ख्वाहिश ये थी हुकूमत की कि कोई ऐसी चीज़ हो जो नज़र आए, जो यूनिक हो, जो और मुल्कों में हो चुकी है कामयाबी से, इस वास्ते ये बनाई गई। और एक और चीज़ आपको बता दूं, क्योंकि कहानियाँ बहुत अहम हैं, ये जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं। हमने डॉक्टर कलाम साहब थे NAD यूनिवर्सिटी के इंजीनियर। उन्होंने सर्कुलर रेलवे के लिए एक प्रपोज़ल दिया था कि इसको हम ऐसे ही चलाएंगे जैसे पाकिस्तान रेलवे चलती है, और वो इतना सस्ता था कि हम उसको खुद बना सकते थे, मगर उसमें कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझते हो तुम बच्चों? जो समझते हैं वो उनको बताएं, जो नहीं समझते। नहीं, कोई नहीं बताना चाहता, ये भी मैं बताऊं। तुम जदीद दुनिया के बच्चे हो, तुम्हें ये नहीं पता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या? जो ज़रा बताओ यार आर्टिफिशियल। आप बताओ। मतलब कार, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कंप्यूटर को काम करता है, इंसान को रिप्लेस करता है। इसमें बस में क्या होता है आर्टिफिशियल? नहीं यार, तुम तो बहुत आगे निकल गए। कार्ड सिस्टम है, रिकॉर्डिंग है, कैमरे हैं, वो सब कोऑर्डिनेट होते हैं, इकट्ठे हैं। उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जितनी की ये बसें हैं उतनी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो कलाम साहब का जो सिलसिला था उसमें कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी। तो कलाम साहब बेचारे जो हैं वो अपना पेश करके चले गए कि हम ये सब कुछ पाकिस्तान में बना सकते हैं, हमारे पास वसाइल है, हमारे पास कारखाने हैं, हमें नई ज़रूरत है। उनके जाने के बाद वहाँ लोग बैठे हुए थे, आपके सियासतदान, उनमें से एक ने कहा कि ज़कियानूसी ख्यालात इन लोगों के, हम कोई दिल्ली से कम है? क्योंकि दिल्ली में ये सब है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, तो हम दिल्ली से कम नहीं है उनकी नज़र में। चुनाचे लुट जाओ, कंगाल हो जाओ, मगर दिल्ली से कम ना हो। तो ये भी एक रीजनिंग का तरीक़ा है, ये सियासी तौर पे ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। अच्छा, अब ये तो हो गई सारी बातें। अब तुम्हें अगर कुछ बातें करनी है करो, क्योंकि मैं अब जा रहा हूँ, अब होने वाला हूँ, थोड़ी सी थकन होने वाली है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अब तुम बात करो, करनी है बोलो। किसी का कोई सवाल है? शर्जील, अगर नहीं है तो मैं सवाल करूँगा। जी बेटा। वालेकुम सलाम। मेरा नाम उन्नत है और मैं फेडरल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। हाल ही में यहाँ कोर्स कंप्लीट हुआ है, क्लास में है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मैंने मुजाहिद कॉलेज का विजिट किया था, बहुत अच्छा रहा, लेकिन एक चीज़ मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि लोगों को पहले लेटर इशू क्यों नहीं किया गया था। पहले लेटर इशू क्यों नहीं किया गया था कि भाई यहाँ आपकी आबादी हमने जोड़नी है, तो उनको मखसूस रहायश का भी देनी चाहिए। देखिए,
एक चीज़ होती है कि कानूनन किसी चीज़ को पूरा किया जाए। कानूनन उन्होंने कर दिया था, उन्होंने इश्तिहार निकाल दिया था। अब अखबार कौन पढ़ता है, कौन नहीं पढ़ता? यहाँ तो सारी दुनिया इश्तिहार नहीं पढ़ती। ना वो टेलीविज़न पे आया, ना किसी चैनल पे आया, एक आपने छोटा सा इश्तिहार निकाला। तो कानूनन तो बात पूरी हो गई, मगर असल बात यह है कि वो नहीं चाहते थे कि किसी किस्म का मुनज़्ज़म तौर पे एहतजाज या झगड़ा हो। इस वास्ते तो अगर वो अपना काम सुकून से करना चाहती तो उनको चाहिए था कि पूरा इंतजाम करके दे दिया। उनको चाहिए था। मसला तो सारा यही है कि बहुत लोगों को बहुत कुछ चाहिए था जो नहीं किया। सही कह रही हो, तो करना चाहिए था मगर नहीं हुआ। जी सर जी, कुछ कहना चाहते हैं? और इस बात को आगे बढ़ाना चाहती हो? नहीं सर, ये मुझे सवाल पूछ रहे थे कि IMF हमें जो कर्जे वगैरह देती है हमारे कंट्रीज को, IMF हमें कर्जे वगैरह देती है कंट्रीज को, तो जानते हैं कि वो शायद करने में मुश्किल होगी, तो फिर IMF हमें कर्ज देती क्यों देती है? मतलब कि आप हाँ, वो इस बात वो मैं आपको बता देता हूँ। वो कर्ज इस वास्ते देती है ताकि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का आप पे होल्ड रहे, आप पे कंट्रोल रहे, और है कंट्रोल। वो कहते हैं पेट्रोल इस कीमत का कर दो, आप कर देते हैं। आप कहते हैं इतनी सब्सिडी ख़त्म करो, आप कर देते हैं। कंट्रोल है, सियासी कंट्रोल है। वो कहते हैं सऊदी अरेबिया से तुम्हें दोस्ती करनी है, बस चाहे कुछ भी हो आप दोस्ती कर लेते हैं। तो आज़ादी आपकी छिन जाती है, जैसे किसी घर की छिन जाती है। जो कर्जा ले लेता है उसकी आज़ादी भी छिन जाती है। बिल्कुल आप समझिए कि एक घर ने कर्जा ले लिया या एक मुल्क ने कर्जा ले लिया, वो एक ही बात है। और अब देखा ना, अब ज़रा दिलचस्पी हुई है IMF के नाम से। जी बेटा बोलो। वालेकुम। बढ़िया बढ़िया। सर जी मेरा सवाल होगा कि जैसे कि अभी हमने टाइम वाली का देखा, तो मैं मुझे लगा कि हम इसकी रोकथाम के लिए और क्या कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे ही मुजाहिद करेंगे जैसे ही हम और वाक़ियात ऐसे देखते रहेंगे? ये तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है और इसका मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकता। यानी मैं ईमानदारी से जवाब नहीं दे सकता, वैसे झूठ बोल सकता हूँ, मगर ईमानदारी से मैं सचमुच जवाब नहीं दे सकता। देखो, एक ज़माना था पाकिस्तान बनने के बाद कि हुकूमत ने खुद, जिनको आज आप इंक्रोचमेंट्स कहते हैं, उन्होंने खुद इंक्रोचमेंट बनाए लोगों को बसाने के लिए, और उनकी कोई लीज नहीं थी, कोई कागज़ नहीं था। वो बहुत बाद में आया, कागज़ भी लीज भी। हुकूमत ने दुकानें बनाई जो कि मौजूदा कानून और उस ज़माने के कानून के हिसाब से भी गैर कानूनी थी। क्यों? उस हुकूमत को दिलचस्पी थी कि ये जो लोग आए हैं उनको कहीं ना कहीं बसाना है, शहर को अमन की तरफ लेके जाना है। वो ज़माना गुज़र गया। अब ये है कि शहर को रेगुलराइज करना है। तो वो जो लोग थे जो शहर को बसाना चाहते थे, लोगों की मदद करना चाहते थे, वो ख़त्म हो गए। और भी रेगुलराइजेशन का आपका शहर बना कहते नहीं, वो है नहीं अब। ये देखिए, आप इस तरह से देखिए, आपका शहर बना कैसे? जब आज़ादी हुई तो इस शहर में बस टर्मिनल नहीं थे, कार्गो टर्मिनल नहीं थे, इसमें लोगों के कारोबार का बंदोबस्त नहीं था, क्योंकि इतने सारे लोग आ गए और आके बस गए यहाँ। तो हुकूमत ने जैसे जगह मिली, जैसे ज़रूरत हुई, वहाँ कुछ ना कुछ बना लिया। अब वो बन गया, इस्तेमाल हो रहा है।
हुकूमत कहती है और जज कहते हैं ये गैर कानूनी है गैर कानूनी, मगर ये तो बना हुआ है, तो आप इसको रद्द कैसे कर सकते हैं? तो ये बहस है। ठीक है, इसके ऊपर मैं कुछ कमेंट्स करूं। आपका ये जो सवाल है ये बहुत अहम है और ये इस इलाके में पहली इविक्शन नहीं है। इसके साथ ही सर्कुलर रेलवे के नाम पर मकान तोड़े गए, इसकी दूसरी तरफ गुजर नाले के नाम पर मकान तोड़े गए और ये पट्टी है। इसको थोड़ा सा जैसे कि शुरू में पोस्ट में प्रेजेंटेशन भी थी, वो ज़रा जल्दी में बोल गए। ये ज़ियाउद्दीन बी ब्लॉक नाज़ाबाद से ये एक रास्ता निकालना चाहते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे ये तो 75 ईयर से लोग रह रहे थे। सिर्फ इस इशू को समझने के लिए कि यहाँ पे जो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है उसमें पानी की लाइन के लिए लोगों के साथ उनका मसला हुआ और मुकामी कम्युनिटी ने उनको मना किया कि हम आपको ये पानी की लाइन यहाँ से नहीं दे सकते, ये हमारे रहायशी इलाका लोगों का पानी है। तो वो कोर्ट में चले गए, कोर्ट से नाजर आया, नाजर ने भी कह दिया कि ये लोगों का पानी है, अगर आपको हॉस्पिटल के लिए पानी चाहिए तो आप अपने लिए अलग से इंतजाम करें। तो ये मैं खुद से बात भी कर रही, डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन चूंकि वो सियासी तौर पे बहुत पावरफुल शख्सियत है डॉक्टर आसम, तो उन्होंने एक नक्शा निकलवाया। हालांकि ये KDA 1985 में ये नॉर्थ नारायणाबाद और नाजाबाद की जमीनों को KMC को हैंडओवर कर चुकी है। अब इसका जो कंट्रोल है वो KMC के पास है, लेकिन ये वाला एक्शन जो है ये KDA ने किया, तो एक तो हमें उसके ऊपर एतराज है। दूसरा, 26 एकड़ जमीन में से 13 एकड़ को सिर्फ कच्ची आबादी अथॉरिटी ने लीज दी हुई है, तो ये आधी जमीन तो वैसे ही उन्होंने जो लीज दी थी अपने ही रूल्स की उन्होंने वायलेशन की है। फिर लोग जहाँ पे पानी, बिजली, गैस आ जाती है, लोग समझते कि ये सरकार के इदारों ने हमें पानी, बिजली, गैस की बकायदा सहूलत दी है, हम बिल पे करते हैं तो हमारे घर जो है वो पक्के हो गए। उन्होंने अपनी जमीन बचाने के लिए कोई हिफाजती दीवार नहीं लगाई। तो इन सारी चीजों के आखिर में जो आपने सवाल किया, जब तक मुतासरीन इकट्ठे नहीं होंगे, चाहे वो सर्कुलर रेलवे के हों, चाहे वो गुजर नाले, वरंगी नाले के हों, या वो इसके हों, गुजर वाहिद कॉलोनी, मुजाहिद कॉलोनी, जब तक सरकार मुख्तलिफ मनसूबों के नाम पे लोगों के साथ इस तरह की ज्यादती करती रहेगी, यहाँ करेगी और भी इलाकों में करेगी, तो जरूरत है कि जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छी बातें आपने की और समझने वाली बातें की, आप लोग अब इस नेटवर्क को बढ़ाने की जरूरत है। तो एक मजबूत आवाज है, बहुत लिखा गया है, आज भी डॉन अखबार में लिखा है, शहजाद अमजद साहब हमारे साथ बैठे हैं, ये भी लिखते रहे हैं, दोबारा आपकी बातचीत को सुनने के लिए आए हैं, तो आगे चल के ये भी लिखेंगे। तो ये मजबूती जब ही आएगी जब लोग इकट्ठे होंगे और अपने इशू पर खुद बात करेंगे। हम लोग उनको सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। कि ये जो इल्म आप लोगों ने हासिल किया है, अगर आप इसको इल्म समझते हैं, इल्म और हुनर में थोड़ा सा फ़र्क होता है, आप इसे इल्म समझें या हुनर समझें, इसका आप इस्तेमाल कैसे करेंगे? ये किसी काम का है आपके लिए? तो हम इसमें इसके थ्रू जो हमने ऑटोकेड का जो ट्रेनिंग सीखी थी उसके थ्रू हम हाउसिंग प्लानिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या एक पूरा टाउन हम प्लान कर सकते हैं। बेसिकली हाउसिंग प्लानिंग इसके बेस्ट साइड है। किसके लिए कर रही हो तुम ये प्लान? केडीए में शामिल हो रही हो? क्या कर रही हो? मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम सबसे कह रहा हूं मैं, तुम अपने मोहल्ले के नक्शे बना लो और उसमें देखो कि तुम्हारे मोहल्ले के मसाइल क्या हैं।
पानी का कनेक्शन कहाँ है, पाइप कहाँ से गुजरता है, गटर की लाइन कहाँ है, सड़क कौन सी टूटी हुई है, कूड़े की कचरा कुंडी कहाँ है, बस जो है कब, ट्रक जो है कब उठाता है नहीं उठाता है, या पठान लड़का कब आता है, कहाँ से ले जाता है, कहाँ लेके जाता है। अगर ऐसे इस शहर में 6-7 हज़ार लोग पैदा हो जाएं और वो ये करते रहें और उनका एक दूसरे से वास्ता ताल्लुक़ रहे तो ये शहर बदल जाएगा। तो ये इनसे कहें ना, और ये हमारे साथी जो हैं इनसे कहें, ये आपको रास्ता दिखाएंगे इसमें। अगर ये खुद रास्ता पकड़ना चाहते, ये तो पकड़ना चाहते हैं मुझे मालूम है, और ये तो वैसे ही इनकलाबी हैं तो बात ही दूसरी है। इस पे कोई राय, कोई गौर व फिक्र नहीं करना, ठीक है। मेरी राय ये है कि हमें लोगों में शौक जो खुद से घर बनाते हैं अपने मोहल्ले में, हम उनको भी गाइड कर सकते हैं या आप कैसे घर बना सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए उनको गाइड करने तो बेहतर रहेगा। आप क्या पढ़ते हैं? मैं सोशल वर्कर कैट प्रोग्राम की भी रहे। ठीक है, मेरे ख्याल में मेरी तरफ से तो हो गया। आप 2 टीचर और बैठे हैं। जी, कैट प्रोग्राम कराने का मकसद ही यही था कि आप अपने मोहल्ले में मैपिंग करें, नक्शा साजी करें और अपने मोहल्ले गली की सतह पर मसाइल को समझना शुरू करें, तो आगे बढ़ के फिर आप शहर के मसाइल समझेंगे। ये बात शुरू में ही हुई थी। प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। हम पहले एक बात मैं और करूँ। जरूर सर। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो अहमियत रखती है। इसकी तफसील आपने भेजी है, यूनुस को भेजी है। यूनुस के पास है, उम्मीद है कि उसका तर्जुमा करा के आप उर्दू में उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। हुकूमत सिंध ने एक दस्तावेज़ बनाई है जो अभी जोहा ने भेजी है यूनुस को। वो दस्तावेज़ एक अहम दस्तावेज़ है क्योंकि उसमें तफसील से बताया गया है कि किन आबादियों को गिराया जा सकता है, किन को नहीं गिराया जा सकता। और उसमें ये भी बताया है कि उन आबादियों को जिनको गिराने का फ़ैसला किया जाए या गिरा जाए, उनको किस तरह से मुआवजा दिया जाए और कितना मुआवजा दिया जाए। ज़मीन दी जाए तो वो किस तरह से ज़मीन दी जाए। और ये जो बनाया है इन्होंने दस्तावेज़, इसमें वर्ल्ड बैंक का हाथ है। तो वर्ल्ड बैंक की क्या दिलचस्पी है कि ये जो काम होगा गिरा के फिर बनाने का, उसके लिए वो कर्जा देंगे। हुकूमत सिंध का ये है कि उन्हें वोट मिलेंगे। तो ये मुआहिदा इनका हो चुका है। अच्छा, अब इसमें एक इलाका है सिंध में, वो है अल राम वाह का नहर। वहाँ उन्होंने ये आबादी को नहर की दोनों तरफ से सरकाया है और वर्ल्ड बैंक के पैसे से उनको रिहैबिलिटेट किया गया है। तो वर्ल्ड बैंक से सवाल ये है कि जब तुम एक इलाके को जिसकी सूरत हाल बिल्कुल ऐसी हो जैसे कराची की मुजाहिद कॉलोनी, अब उसके लिए तुम जो हो पैसे देने के लिए तैयार हो और हुकूमत सिंध भी तैयार है, तो ये मुजाहिद कॉलोनी वालों का क्या कसूर है कि उनके लिए ये नहीं हो सकता। ये तो मुनासिब नहीं है कि एक इलाके के लोगों के लिए एक पॉलिसी और दूसरे इलाके के लोगों के लिए दूसरी पॉलिसी। तो ये मैं चीज़ आपके सामने रखना चाहता था और फिर मुझे उम्मीद है कि यूनुस भी इसको अपनी तरफ से इस पर कुछ लिखत पढ़त करें। ठीक है, चलिए अब आप आगे बढ़ा दीजिए। प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। हम चाहेंगे कि तौहीद साहब से मुख्तसर कैट प्रोग्राम के बारे में कुछ सुने कि कैट प्रोग्राम क्या है और बच्चों को किस तरह ट्रेन किया गया है और आपके विजिट कराते हुए क्या मकासद रहे। तौहीद साहब।
जी, कैट प्रोग्राम जब हमने शुरू किया तो उस वक्त हमारे मकासद यही थे कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को जो है वो मैपिंग में इंगेज किया जाए, क्योंकि इस वक्त सिनेरियो ये है कि अगर हम शहर कराची की मजमूई सूरत हाल ये है कि हम ये कहते हैं कि इस शहर का कोई ऐसा नक्शा हो जो इस शहर की सिर्फ ये बता दे कि इस शहर की बाउंड्रीज़ क्या है, ये शहर कहाँ से शुरू होता है कहाँ तक ख़त्म होता है। KDA के पास जाते हैं तो वो एक अपने तौर पे एक अलग तरह का नक्शा रखते हैं। KMC के पास जो नक्शा है शायद उसमें जो है वो तीर्थर का कुछ हिस्सा ना मिले। तो इस तरह के मामलात हैं, यानी शहर का मजमूई तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव एतबार से कोई एक ऐसा नक्शा नहीं है जिसको हम कहें कि हाँ जी ये शहर का नक्शा है मजमूई सूरत हाल। पार्क्स डिपार्टमेंट हमारे पास, KMC का पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मौजूद है, उनके ज़ेर असर तकरीबन 45 से 100 के दरमियान कोई पार्क आते हैं, उनके पास उसका नक्शा मौजूद नहीं है। KMC के पास ज़िम्मेदारी है स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, जो बरसाती नाले होते हैं वो एक नक्शा रखते हैं, लेकिन वो नक्शा जो है वो परवीन बाजी के वक्त में OPP ने बनाया था, तो लेकिन वो उसको जो है वो सरकारी नक्शे का दर्जा देकर मेहनत ना करना, काम ना करना, वो वाले मसले या जो भी कह लें उसको बात से, यानी इस तरह से जहाँ जिस इदारे के पास हम जाते हैं उसके पास कोई काबिल ज़िक्र डॉक्यूमेंट नक्शे की सूरत में कम से कम मौजूद नहीं है। तो ये कमी अरसे से रही। URC ने ज़रूरत को महसूस किया कि नक्शा साजी जो है वो बहुत ज़रूरी है और नक्शों के ज़रिए से हम अपने मसाइल को मुख्तलिफ़ अंदाज में जो है वो बयान कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले भी तज़किरा किया था, मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ कि आपके गली मोहल्ले में कहीं पर जो है वो एक पाइपलाइन है जो चौक है और उसकी वजह से गटर जो है वो भर जाता है, हर दूसरे महीने का ये अमल है। अब उसमें हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप अपने तौर पर, जो हमारे आम तौर पर प्रैक्टिस हैं जिनको हम जुगाड़ प्रैक्टिस कहते हैं एकेडमिया में, तो वो बहुत आम है कि अच्छा जी वो अपने तौर पर किसी एक आपने स्वीपर को बुलाया, उसको 200-300 रुपये दिए और उसने इसको साफ़ किया और टेम्परेरी बेसिस पे एक हल हो गया, लेकिन 2 महीने 1.5 महीने बाद वो मसला फिर वैसी का वैसी मौजूद है। अच्छा, अब आप कहते हैं चले अगला स्टेप लेते हैं, हम इस लाइन को चेंज कराने की बात करते हैं, कुछ करते हैं। वहाँ मसला क्या आता है कि आप एक दरख्वास्त लेके जाते हैं, वो दरख्वास्त में आप जगह वगैरह मकाम सब अपने तौर पे बयान करते हैं कि भाई ये महल्ला फ़लाँ महल्ला ठीक है, वो सरकारी कागजात में ऐसे ही पड़ी रहती है, क्योंकि वो जो अफसर साहब है उनके पास इतना वक्त नहीं है कि उसको तवज्जो देकर देख सकें कि असल में यहाँ पे मामला क्या है, किस नौइयत का है, क्या है। तो आपको जैसे पहले भी कहा था, उसमें आपके लिए सहूलत ये है जितना आपने सीखा है उस बुनियाद पर कम से कम एक उसी ऑटोकैड के ज़रिए से या गूगल अर्थ के ज़रिए से आप उस जगह की बाकायदा निशानदही कर सकते हैं विद रेफरेंस ऑफ के जो दीगर जो जगह हैं वहाँ पे जो मशहूर जगह होती हैं उसके लिहाज से। अब जब वो चीज़ उसके सामने जाएगी तो एक तो ये बात बताऊं, ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा अलग तरह का मामला है कि एक तो दरख्वास्त लिखी सादे अंदाज में, वो एक अलग मामला है, लेकिन जब वो नक्शा उसके साथ लगा होगा तो वो समझ जाएंगे कि ये लोग जो हैं, जो भी ये लेकर आए हैं, ये कुछ टेक्निकल चीज़ें जानते हैं। एक तो उसकी तवज्जो उस अंदाज में हो जाएगी उसकी, ठीक है ना। फिर वो चूँकि अगर वो थोड़ा सा अब उसको उस अंदाज से जब देखेगा तो उसको उस एक आपके पेपर की मदद से आपका मसला समझ में आ जाएगा कि अच्छा जी यहाँ से यहाँ तक चौक होता है, ये फ़लाँ चौक है। चौक यानी मतलब चौक होना, बंद होना, और चौक का मतलब कोई जगह जो यानी कि चौरंगी वगैरह, कि यहाँ से यहाँ तक। तो वो उसमें आप अगर ये भी बता सकते हैं, आपको मालूम है कि वहाँ से आप किलोमीटर में या किसी अंदाज में फ़िट में आप बताते हैं, तो उसके पास अब बहुत सारी चीज़ें उसको पता चल गई कि अच्छा इतने फिट की लाइन है, जिसकी लंबाई है, इसको चेंज किया सकता है, क्या है। अगर वो उस पर काम करना चाहता है और आप लोगों की तरफ से बार बार जाकर उस एप्लीकेशन पे बार बार पूछना कि भाई हमने सबमिट कराई थी। और ये भी याद रखें, जब भी किसी सरकारी दफ्तर में जाकर एप्लीकेशन सबमिट कराने जाएँ तो उसकी एक जो फ़ोटोकॉपी साथ लेकर जाएँ और उसकी रिसीविंग करा लें, ताकि आपको पता हो कि अच्छा आपने फ़ला तारीख को जमा कराई थी, कल को आप वापस जाकर पूछें तो आप वो दिखाएं कि भाई ये मैंने जमा कराई थी। 2 बातें, ठीक है। तो तीसरी चीज़ ये कि जब वो इन चीज़ों को देखेगा तो उसको, अच्छा ब्यूरोक्रेसी सब जानती है, पता उनको तमाम कुछ है, उनके अपने डॉक्यूमेंट्स बहुत मुकम्मल होते हैं, बेहतरीन अंदाज में बनाते हैं, लेकिन डिलीवर करना ना करना ये एक अलग मसला है, ठीक है ना। तो अब उसमें जो है अगर वो देखता है कि हाँ जी इस तरह की कोई चीज़ लगी, हमने बारहा देखा, ये प्रैक्टिस में देखा ही है। इवन सुप्रीम कोर्ट के केसेस में भी, जब KCR के केस में हम गए थे तो वहाँ पर भी जो है हमने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर 12 मैप
शो किए वहाँ पर उनको बाकायदा बनाकर, जिससे कम से कम जज साहिबान अगर पूरा सिनेरियो नहीं देख पा रहे तो उस नक्शे की मदद से उस मसले को जल्दी समझ सकें, और बाज़ जगहों पे फ़ायदा भी देती है ये चीज़, ठीक है ना। तो मुख्तसरन ये कि अगर आप इस अंदाज में अपने मसाइल को हाईलाइट कर एप्लीकेशन, आपका कोई मसला आप लगा कर देखें, मुझे ये उम्मीद है कि थोड़ा सा बेहतर अंदाज में उसको जो है वो लिया जाएगा, तसव्वुर किया जाएगा, और कुछ हद तक मकामी तौर पर आपका मसला जो है वो हल हो सकता है। अच्छा, नक्शा साजी की अहमियत इस वक्त पूरी दुनिया जो है ना, उसमें ये नक्शा साजी वाला निज़ाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आता जा रहा है। माहौलियाती तब्दीली के हवाले से जितनी बातचीत हो रही हैं, जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, सब में जो है वो नक्शा साजी पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है, क्योंकि अभी जो फ्लड आया उसमें भी हमने ये देखा कि लोगों को यही नहीं पता था कि अगर उनके 3 रास्ते हैं तो किस वक्त कौन सा रास्ता अवेलेबल है जहाँ से वो अपने इनखला कर सकते हैं, जिसको हम इवैक्यूएशन कहते हैं, कि अगर उन्हें सेफ़ पैसेज चाहिए तो उनके लिए कौन सा रास्ता है। वो बात वही है क्योंकि वहाँ के मकामी लोग भी नक्शों को इतना नहीं समझ सकते, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हुआ कि वो दूसरों को ये बता नहीं सके, वो सिमत का तयन नहीं कर सके, बाज़ जगहों पे दीगर मामलात रहे। तो इस हवाले से तो आप भी अप्रोच अपनी, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, हमारे बहुत से स्टूडेंट यहाँ से ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने इसको एज एन एंटरप्रेन्योरशिप लिया और अपने तौर पर उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ लोगों के साथ नक्शा बनाकर एक अपना जो है वो सिलसिला शुरू किया, जिसमें उनको फाइनेंशियल बेनिफिट मिले। लेकिन हमने साथ साथ देखिए ये भी ध्यान में रखना है कि कम्युनिटीज़ को, अपने गली महल्ले को हम क्या बेनिफिट दे सकते हैं। तो अगर ये सोच आपके साथ में, बाकी तो आपके पास मार्केट पूरी है, एज अ ड्राफ्टमैन आप कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं जितना आप सीख चुके हैं, लेकिन ये कि कम्युनिटी को आप क्या डिलीवर करते हैं, ये आपने बहुत फोकस रखना है। अगर ये ओरिएंटेशन होगी तो बिल्कुल, जैसे आरिफ साहब ने कहा कि अगर ऐसे 7,000 लोग हो जाएं तो, और लेकिन 7,000 लोग हों जो ना सिर्फ ये जानते हो बल्कि उनकी नीयत भी ये वाली हो साथ में, यानी नीयत हो ऐसी कि हाँ भाई हमने अपने अपने गली महल्ले में इस तरह की प्रैक्टिसेस को करना है, तो फिर जो है वो हम आगे की तरफ एक अच्छे यानी कि मुस्तकबिल की तरफ यूथ के हवाले से देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आरिफ साहब ने रोहित साहब ने काफ़ी तफसील से बात की है। बुनियादी तौर पे एक चीज़ जो अभी जितनी बात हुई है उसमें एक चीज़ वो है कि कोई भी हम काम करें तो वो मनसूबाबंदी यानी प्लानिंग के तहत करें तो वो बहुत सारे मसाइल से हम बच सकते हैं। इसी तरह अगर कोई शहर बनता है तो शहर की भी प्लानिंग होती है, मनसूबाबंदी होती है। मनसूबाबंदी क्या है कि उसमें हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि अगले 5 साल में या 10 साल में या 20 साल में शहर की क्या ज़रूरतें हो सकती हैं, उसकी आबादी कितनी बढ़ सकती है या कम हो सकती है, और उस आबादी को क्या ज़रूरियात हो सकती है। मिसाल के तौर पे रिहाइश की, हाउसिंग की कितनी ज़रूरत हो सकती है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत क्या हो सकती है, पानी की ज़रूरत क्या है, बिजली की ज़रूरत क्या है, कचरा जो है कितना जनरेट होगा, ये सब प्लानिंग का हिस्सा होती है। उसमें हम हिसाब किताब लगाते हैं और फिर उसी हिसाब से उन चीज़ों का बंदोबस्त करते हैं। ये नहीं होता है कि जैसे अभी कराची में हो रहा है कि कोई मंसूबा नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है इस वक्त कराची की आबादी कितनी है, 5 साल बाद कितनी होगी, हमें बगैर किसी मंसूबे के चल रहे हैं। जब हम बगैर किसी मंसूबे के चलते हैं तो उन चीज़ों का इंतज़ाम भी नहीं कर सकते। जैसे हाउसिंग का जितना इंतज़ाम करना चाहिए, हमें नहीं पता कि कितने हाउसिंग की ज़रूरत है, हमें कितना इंतज़ाम करना चाहिए, तो फिर लोग खुद से वो मसाइल हल करना शुरू करते हैं। हाउसिंग लोगों के मसाइल हल नहीं होते हैं तो कच्ची आबादियों में जाके या जो गैर कानूनी तरीके से लैंड ग्रैबर से ज़मीन खरीद के अपने लिए मकान बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि वो ज़रूरत है। अगर आप ज़रूरत को पूरी नहीं करेंगे तो लोगों के पास और क्या ऑप्शन है उस ज़रूरत को पूरी करने के, ज़्यादा वो अपने तौर पर ही उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ट्रांसपोर्ट, अच्छी ट्रांसपोर्ट सहूलतें मौजूद नहीं है तो ट्रांसपोर्ट की सहूलत के लिए हमारे शहर में चिट्ठियाँ चलनी शुरू हो गई, क्योंकि लोगों को एक सहूलत चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट अगर उस बसें प्रोवाइड करती तो शायद इतनी ज़्यादा चिंची और इतनी ज़्यादा मोटरसाइकिल जो सब शहर में चल रहे हैं वो ना चलते। कचरा उठाने का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है तो एक इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो कचरा चुनती है और उसको रिसाइकिल करती है। पानी लोगों तक नहीं पहुंचता तो एक टैंकर का बिल्कुल एक टैंकर माफिया जो है वो हर एक को पानी जो है प्रोवाइड करता है।
तो ये है कि क्या हम मनसूबाबंदी के तहत चलेंगे तो ये सारे मसले हल हो सकते हैं। अगर मनसूबाबंदी के तहत नहीं चलते तो जैसे आलम साहब हमेशा कहते हैं कि शहर एक जिंदा चीज होती है और उसे अपनी ज़रूरत पूरे करने के लिए कोई रास्ता निकालना होता है और वो लोग फिर रास्ता निकालते हैं। अगर आप रिहाइश फराहम नहीं करेंगे, लोग जो है वो लैंड ग्रेबर से जाके ज़मीन खरीदेंगे और अपने लिए मकान बनाएंगे। पानी फराहम नहीं करेंगे, लोग टैंकर से खरीदना शुरू करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये जो ट्रेनिंग आपको दी गई है इसमें जैसे तोही साहब ने कहा आप इसको एज ए कैरियर भी आगे ले जा सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं इसमें। मगर अगर आप अपने शहर के मसाइल को समझना चाहें तो सबसे अहम चीज़ जो हमारे पास टूल है वो मैपिंग है। मैपिंग के जरिए हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, जैसे आरफ साहब ने भी कहा, तोही साहब ने, कि हम अपने इलाके में या अपने शहर में या किसी भी जगह के मसाइल को समझना चाहें तो उसको मैप कर दें कि यहाँ पे कचरे का क्या मसला है या पानी का क्या मसला है या बिजली का। वो माल करेंगे तो बहुत आसानी से लोगों को समझ में आएगा और वो डॉक्यूमेंट भी होता रहेगा और कुछ अर्से बाद अगर आप अपडेट करेंगे तो आपको तब्दीली भी पता चलेगी कि इस इलाके में क्या तब्दीली है। तो ये आपके ऊपर है कि आप इस ट्रेनिंग को आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जो आज सारे यहाँ पे गुफ्तगू हुई है, आप लोग घर जाके इसको एनालाइज कीजिएगा, हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भी लेक्चर हुआ आरिफ साहब का, तोही साहब का, यूनुस साहब की बातें, इन सबको अपने कोर्स के साथ एक लिंक कीजिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें से मिलेंगी। और यहाँ पर एक इत्मीनान का इजहार करना ज़रूरी है कि हमारा जो कैट प्रोग्राम यहाँ चल रहा है और कैट 16 के लिए दाखिले हमारे शुरू हो गए हैं, एडमिशन जारी है। लेकिन खुशी मज़ीद इस बात की है कि अब हमारा यूआरसी स्टूडेंट रिसोर्स सेंटर बनता जा रहा है कि यहाँ पर बच्चे अपने असाइनमेंट्स के लिए आते हैं, कंप्यूटर के लिए आते हैं, इंटरनेट जिनके पास एक्सेस नहीं होता जिन तलबा के पास, वो यहाँ आते हैं और अपनी चीज़ें करते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखें। अब हम बाकायदा सर्टिफिकेट का अजरा करते हैं। अभी भी सवाल है? इस तरह से सवाल है मेरा कि जिस जगह अगर कोई दरख्वास्त लेके जाता है लेकिन उसकी दरख्वास्त सुनी नहीं जाती, कोई अगर बड़ा अफसर होता है तो वो जाता है तो उसकी दरख्वास्त फौरन सुन दी जाती है। अगर कोई आम शख्स जाता है तो उसकी दरख्वास्त को ऐसे रख दिया जाता है। और दूसरा ये है कि जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट होते हैं तो नाली की सफाई स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। अगर ये प्रोसेस पूरे साल रहे तो फिर हमें जब ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट होगा उससे कोई परेशानी तो नहीं होगी। यही बात हुई ना कि मनसूबाबंदी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। दूसरी बात जो आपने की, ये तो हम आरिफ साहब साल से हम ये बातें कर रहे हैं कि एडहॉक बेसिस पे शहर नहीं चलाए जाते। जो हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जुगाड़ पर शहर नहीं चलाना चाहिए, बजाय इसके कि जब जो आपका मॉनसून है उससे कहीं पहले और साल में जो एक पैटर्न है कि साल में मुतअद्दिद बार जो है ये ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का सिलसिला होना चाहिए। तो इस पे तो हम तमाम सेम पेज पर हैं और हमारी शिकायत उन इदारों से ही हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है। दूसरी वाली आपकी बात, उसमें मैं आपको थोड़ा सा ऐड कर दूँ। देखें, सरकारी इदारों को दरख्वास्त देना शहर कराची में एक वाक़तन एक बहुत बड़ा मसला है। उसकी बहुत सारी बुनियादी वजूहात हैं कि आप जो दरख्वास्त लेकर जा रहे हैं क्या वो उस इदारे से रेलेवेंट है कि नहीं है, पहली बात, ठीक है ना। क्योंकि आप अगर जो है एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वहाँ पर कचरे का निज़ाम जो है फ़र्ज़ करें वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पास है, और एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर हैं, कराची के डिस्ट्रिक्ट में ऐसे सिलसिले भी हैं कि वहाँ पर निज़ाम जो है वो ख़ुद DMC देख रही है, डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल अथॉरिटी। तो पहले तो आपको ये देखना है कि आपका जो मसला है वो किस डिपार्टमेंट के साथ उसका ताल्लुक़ है, उसका ज़िम्मेदार कौन है, किसको उसको पूरा करना है। इस बात को अपने तौर पर पहले जांच लें। जब आप मुतमईन हो जाएं कि मसला उसी डिपार्टमेंट का है तो आप एप्लीकेशन ले गए, जाकर आपने एप्लीकेशन सबमिट कराई, उसकी एक रिसीविंग ली। रिसीविंग पे जोर देने का मकसद वो मैं आपको आगे बता देता हूँ फिर। अच्छा, अब आपके पास फ़र्ज़ करें आपने एक बार दरख्वास्त दी, बाद में दोबारा गए, नहीं हुआ, आपने उसी दरख्वास्त के रेफरेंस पे एक और दरख्वास्त लिख ली कि भाई मैंने इतने अरसे पहले ये मसला दिया था और ये उस दरख्वास्त का रेफरेंस नंबर है, कॉपी अटैच है, उर्दू में इंग्लिश में कोई मैटर नहीं है, दोबारा से आपने जमा करा दी, उसकी भी रिसीविंग ले ली। अब आपके पास 2 रिसीविंग हो गई,
2 दरखास्तों की कॉपी हो गई, ठीक है सही है। फिर आपने इंतज़ार किया, अमूमी तौर पे आप ये 10-15 दिन का इंतज़ार छोटे मोटे मसाइल के लिए बहुत है। अच्छा, अब आपके पास तीसरा रास्ता जो है वो है आपके पास, अगर वो इदारा जो है वो वफाक के तहत आता है तो आपके पास वफाकी मोहतसिब का ऑफ़िस है। अगर वो इदारा जो है वो सूबे में आता है तो सूबाई मोहतसिब का ऑफ़िस है। आप वहाँ गए, वहाँ पे आपने एप्लीकेशन दी। अब जाकर उस एप्लीकेशन में पूरा मसला लिखने के साथ साथ आपने बताया कि मैं 2 दरखास्तें फ़लाँ फ़लाँ इदारे को दे चुका हूँ, इतना इतना वक्त में इंतज़ार कर चुका हूँ, अब इस इदारे को बुलाया जाए। तो बहरहाल वहाँ पर लाजमी है कि उस इदारे को बुलाया जाएगा और फिर आपकी बात जो है वो की जाएगी कि भाई ये मसला हल क्यों नहीं किया जा रहा। एक और चीज़ बताऊं, हमारे यहाँ ये भी है थोड़ा सा कि लोग अपने तौर पे तय कर लेते हैं कि इदारा तो काम करेगा ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा, फिर थोड़ा सा ये कि लिखने से घबराना, ये भी एक सिलसिला है कि दरख्वास्त कौन लिखे, लंबे चौड़े प्रोसेस में कौन पढ़े। चलो ठीक है यार, 200 रुपये का स्वीपर बुला के सफाई करा लेते हैं। भाई 200 रुपये का स्वीपर बुला के हम जो है फैसिलिटेट उनको कर रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी है असल में करना, थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये वाले अच्छी आपने बात की बिल्कुल, तो ये थोड़ी सी इस चीज़ों को प्रैक्टिस में लाएं। हमारे यहाँ राना साहब मौजूद हैं, इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल, इन्होंने बहुत बड़ी एफ़र्ट की उस वक्त में जब कि कराची सरगुजा रेलवे बन रही थी और उसके बारे में ये मुतासरीन की हम जो बात करते हैं, मुतासरीन की एक लिस्ट थी जो एक इदारे ने बनाई। वो लिस्ट वो उन्हीं मुतासरीन को देने पे तैयार नहीं थे। राना साहब थोड़ा सा आप उनके बारे मुख्तसरन बता दें कि आपने दरख्वास्तें जो की थी कितना लंबा टाइम लगा था। बिल्कुल, बहुत सलाम है आपको, आपने इतनी लंबी एफ़र्ट की थी, ताकि बच्चे समझ लें थोड़ा सा कि इसमें भी थोड़ा सा मेहनत होती है, मतलब बहुत मेहनत तलब काम है ये। थोड़ा समझ लेना, थोड़ा इस अंदाज में उनको आइडिया हो जाए थोड़ा सा। सर्वे होने के बाद वो हमें मुतासिर की लिस्ट नहीं दी, तो उसके बावजूद हमने कई दफा रिक्वेस्ट की, जब नहीं मिली तो हमने सूबाई मौसम के दफ्तर में उन पर केस कर दिया। वो केस भी तकरीबन 2 साल चला। 2 साल के बाद हमें वो मुतासिर की लिस्ट मिली। सिर्फ एक फरिश्त ट्रेन में गवर्नमेंट ने इतने देर दिल्ली से काम लिया जो बहुत जद्दोजहद के बाद ली, और वो जबकि मुतासिर का हक था, उनको मालूम होना चाहिए कि उनके नाम लिस्ट में है या नहीं है। तो हर काम जद्दोजहद से होता है। अगर ये सरकारी अफसरान आपका काम नहीं करते हैं तो इनकी शिकायत सुनने वाले भी सरकारी अफसरान है, वो भी इतना देर लगाते हैं, जल्दी काम नहीं करते हैं। लेकिन देखें, पॉइंट वो आया कि बहरहाल आप अपनी एफर्ट को जारी रखेंगे और मायूस होने से मामला हल नहीं होगा या घर बैठने से मामला हल नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे आगे के लिए एक सोच रखनी है कि अच्छा अब हम ये नहीं हो सका, कोई बात नहीं है, अगला पॉइंट, अगला वेंचर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।